हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18, जिसका नाम है, वैसे तो नाम ही है सोनेट नंबर 18, लेकिन इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। स्ट्रैटफोर्ड एक जगह का नाम है, एवन एक नदी है, उस नदी के किनारे जो शहर है स्ट्रैटफोर्ड, वहां इनका जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े कवि हुए, बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हुए, बहुत बड़े सोनेटियर हुए। आज इनको हम एज ए सोनेटियर, एक सोनेट लिखने के रूप में ही थोड़ा जिक्र करेंगे और इनका सोनेट भी हम लोग पढ़ेंगे। ये टोटल 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें से सोनेट नंबर 1 to 126 जो है वो मिस्टर WH को संबोधित करके लिखे हैं, मिस्टर WH को एड्रेस्ड किया हुआ है। जबकि सोनेट नंबर 127 से लेकर के 152 तक यह जो है डार्क लेडी को संबोधित है, और अंतिम जो 153 और ये लास्ट जो है, ये जो है ग्रीक सोनेट इसको माना जाता है। ऐसे जो ब्रॉड, ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए अधिकांश किताबों में तो दो ही कैटेगरी में इसको बांटा जाता है, 1 से लेकर के 126 तक, और इसके बाद 127 से लेकर के 154 तक। मेजर जो कैटेगराइजेशन है वो यही है। अब इसमें एक बात यहां उठती है कि हु इज मिस्टर WH। आज तक देश दुनिया के जितने भी स्कॉलर हुए वो मात्र गेस ही कर पाए हैं कि डार्क लेडी कौन है, WH कौन है। वैसे कुछ विद्वानों के मतानुसार माना जाता है कि WH स्टैंड फॉर विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट जो थे अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। अधिकांश विद्वान यही मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे वो है मिस्टर WH। कुछ लोगों का यह भी मानना है, ऐसे तो बहुत कम लोगों का है, कि वो शायद वो प्रिंटिंग प्रेस का कुछ एरर हो, भगवान जाने, लेकिन मैक्सिमम जो लोग मानते हैं कि वो मिस्टर WH कौन है, विलियम हर्बर्ट है। ठीक है। इसके बाद डार्क लेडी भी उसी तरह से अननोन है। तो आज का जो सोनेट नंबर 18 है वो बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा किस्म का सोनेट है। सोनेट क्या होता है? तो प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि सोनेट जो होता है वो 14 लाइन की कविता होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एनी पोएम composed of 14 lines will be called a sonnet। सोनेट का तो जन्म हुआ था इटली में पेट्रार्क के द्वारा, लेकिन वहां से वो याट एंड सरे के द्वारा इंग्लैंड में आया, और इंग्लैंड में भी बहुत क्या कहते हैं फेमस पोएट्स के द्वारा, चाहे वो मिल्टन हो, स्पेंसर हो, विलियम शेक्सपियर हो, ऐसे ऐसे महान कवियों के द्वारा सोनेट लिखने का काम हुआ। वैसे तो जो पेट्रार्कन सोनेट है या मिल्टॉनिक सोनेट है वो 2 पार्ट में ही विभाजित रहता है। एक भाग को, यानी जो पहला भाग है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और दूसरा जो भाग है उसको सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव इज कंपोज्ड ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेट इज कंपोज्ड ऑफ 6 लाइन्स।
लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट में इस तरह का डिवीजन नहीं होता है। शेक्सपियरियन सोनेट में जो होता है वो 4 + 4 + 4 + 2 इस तरह से डिवीजन होता है। मतलब ये क्वार्टेंस, 4 लाइन का जो पार्ट होता है वो क्वार्टेंस कहा जाता है। तो एक क्वार्टेंस, दूसरा क्वार्टेंस, तीसरा क्वार्टेंस, और ये 2 लाइन का क्या हो जाता है, इसको कपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें कितने क्वार्टेंस हैं? 3 क्वार्टेंस हैं। और कपलेट कितने हैं? 1 कपलेट हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सोनेट में लाइंस का। यही नहीं, जो राइमिंग स्कीम है वो मिल्टोनिक सोनेट का अलग होता है, जबकि पेट्रार्कन सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट का या क्या कहते हैं स्पेंसरियन सोनेट का डिफरेंट होता है। यहाँ हम मिल्टोनिक सोनेट की बात कर रहे हैं। तो मिल्टोनिक सोनेट का जो राइमिंग होता है, राइम स्कीम होता है, वो ए बी सी डी ई एफ जी जी इस तरह से राइमिंग स्कीम होता है। और अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर पर फोकस डालूं तो कहा जा सकता है कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा रहता है। किस में लिखा रहता है? आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर की खासियत क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर की खासियत है कि जो फर्स्ट साइलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और जो दूसरा साइलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। ये आयम्बिक मीटर का अपना ये होता है, आयम्बिक का होता है, और ये पेंटामीटर में रहता है। तो चलिए इतना कुछ हम लोग डिस्कस करें। अब हम आते हैं सीधे वो सोनेट पर। ये है विलियम शेक्सपियर महोदय, ठीक है। इसके बाद ये है कविता सोनेट। सोनेट जिसका क्रम संख्या कितना है? 18 है। टोटल कितना लिखे थे? 154, 154 सोनेट लिखे थे। यह सोनेट वर्ल्ड फेमस सोनेट है। कैसे, क्यों, इस सब की चर्चा हम आगे करते हैं। कह रहा है कि Shall I compare thee to a summer's day? पहला जो लाइन है वो क्वेश्चन से ही चालू हो रहा है। क्या क्वेश्चन है? Shall I compare thee to a summer's day? क्या मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करूं? ये समर्स डे मतलब गर्मी के दिन से। जब कोई भी हम रचना पढ़ते हैं, चाहे वो पोएम हो, स्टोरी हो, ड्रामा हो, नोवेल हो, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो देश और काल को ख्याल रखते हुए पढ़ते हैं। अब भारत है, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भारत में रहते हैं। भारत में समर्स डे कैसा होता है? तो स्कॉर्चिंग सन होता है, शरीर झुलसा देने वाली गर्मी होती है। लेकिन हमें यह बात दिमाग में रखना होगा कि जो राइटर है वो कहाँ का है? वो है इंग्लैंड का। और इंग्लैंड कैसा मुल्क है? ठंडा मुल्क है। वहां सालों भर ठंडक पड़ती है। और वहां का जो गर्मी होता है, वहां की जो गर्मी होती है वो कैसी होती है? जैसे कि हमारे यहाँ लगभग लास्ट फरवरी का मौसम होता है, उस तरह का वहां का गर्मी होती है। तो वहां कहने का मतलब है, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की जो गर्मी होती है बहुत ही आनंददायक होती है। ऐसा नहीं कि कूलर चलाने वाला, एसी चलाने वाला गर्मी वहां की नहीं होती है। तो यहाँ ये पॉजिटिव सेंस में इसका यूज हुआ है। अगर हम लोग अपने से यूज करना चाहें तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि भयानक गर्मी पड़ती है। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। कवि कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें गर्मी के दिन से तुलना करूं? दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। देखिए आज के डेट में दी और दाऊ का प्रयोग नहीं होता है। बहुत पहले दी या दाऊ का प्रयोग होता था।
दाऊ का प्रयोग होता था सिंगुलर नंबर में, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर दाऊ होता था, और इसका प्लूरल क्या होता था, यू होता था। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें यू जो है, यू इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। यू जो है वो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, बट उस समय सिंगुलर होता था दाऊ, और इसका दाऊ, दी, दाई, दाइन इस तरह का रूप चलता था। तो कह रहे कि क्या मैं तुम्हें, दी माने तुम्हें, तुमको समझने से तुलना करूं, दाउ आर्ट मोर लवली। यहाँ दाउ को आज के संदर्भ में हम अगर पढ़ना चाहें तो हम दाउ को रिप्लेस करेंगे यू से। और आर्ट ये कला वाला आर्ट नहीं है, आर्ट जो है वो आर है आज का। दाउ आर्ट मोर लवली, कभी कह रहे कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो और बहुत ज्यादा टेम्परेट हो, बहुत ज्यादा माइल्ड हो। किससे? समर्स डे से। शुरू में कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करूं, लेकिन आगे कभी कह रहा है कि तुम समर्स डे से भी ज्यादा प्यारे हो, समर्स डे से भी ज्यादा माइल्ड हो, ज्यादा सॉफ्ट हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। कह रहा है कि जो रफ विंड्स होती है, जो तेज हवाएं होती हैं, वो हिला देती हैं, झकझोर देती हैं। किसको? द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। मे का जो डार्लिंग बर्ड्स है, मतलब मई के मौसम में जो खिलने वाले फूल हैं, उनकी जो कलियां हैं, उन कलियों को क्या कर देती है हवा? झकझोर देती है, परेशान कर देती है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। और आगे कभी क्या कह रहा है कि जो गर्मी का जो लीज है, लीज मतलब होता है एक फिक्स्ड टाइम। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि लीज पर जमीन लिया गया है, तो लीज जब भी होता है तो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। तो कह रहा है यहाँ कहने का संदर्भ क्या है, कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि गर्मी का जो समय होता है वो भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन तुम थोड़े समय के लिए नहीं हो, कभी यह कहना चाह रहा है। तुम गर्मी के दिन से भी ज्यादा प्यारे हो, ज्यादा माइल्ड हो, टेम्परेट हो। और ये गर्मी की जो हवाएं हैं वो तो मई में खिलने वाले जो फूल हैं उनके कलियों को झकझोर देती हैं, परेशान कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। और गर्मी का तो समय जो होता है वो भी थोड़े समय के लिए होता है। और यह किसके संदर्भ में देखना है? इंडिया के संदर्भ में नहीं देखना है। भारत में गर्मी का जो मौसम है बहुत लंबे समय के लिए चलता है। यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? इंग्लैंड की चर्चा हो रही है। समटाइम कभी कभी टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म, द आई ऑफ हेवन साई, द आई ऑफ हेवन। द आई ऑफ हेवन का मतलब है यहां द सन, हेवन का आई। तो हेवन का आई प्रतीक है यहां सूरज को कह रहा है कि जो सूरज होता है वो तो कभी कभी बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शन डिम्ड। और कभी कभी उसका जो सुनहला चेहरा है, गोल्ड माने गोल्डन कलर का जो मुखौटा है, चेहरा है, वो डिम्ड हो जाता है, क्लाउड्स के द्वारा वो आच्छादित हो जाता है, कवर हो जाता है, दिखता भी नहीं है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। और कभी और ऐसा भी होता है कि चाहे वो कितना भी सुंदर हो, सुंदर से भी सुंदर चीज जो होता है वो डिक्लाइंस हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। कैसे वो खत्म हो जाता है? सुंदर से भी सुंदर चीज कैसे ह्रास हो जाता है, कैसे डिक्लाइन कर जाता है? तो उसका कारण है बाय चांस, संयोग बस, या फिर नेचर हर चीज को चेंज कर देता है, प्रकृति चेंज कर देती है। यानी हर चीज का जो जन्म लेता है उसका मृत्यु है, जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है। तो नेचर का तो लॉ है उत्थान और पतन। तो देखिए यहाँ कभी कहना क्या चाह रहा है, कभी कहना ये चाह रहा है कि शुरू में कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें गर्मी के दिन से तुलना करूं, जो कि बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आगे इन सब
लाइंस में कभी यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यू आर बेटर देन द डे ऑफ अ समर। तुम गर्मी के दिन से क्या हो, बेहतर हो, ज्यादा बढ़िया हो। और उसके लिए बहुत सारा यहां इन सब बातों को चर्चा किया है। आगे जो थर्ड क्वार्टेन है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वार्टेन है, ये सेकेंड क्वार्टेन है, ये थर्ड क्वार्टेन है, और ये क्या है, ये कपलेट है। ये बनावट होती है शेक्सपियरियन सोनेट की। तो जो थर्ड क्वार्टेन है मतलब 9वां लाइन। और एक बात ध्यान दीजिएगा, शेक्सपियरियन सोनेट की एक खासियत है कि जो 9th लाइन होती है, 9th लाइन मतलब द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड क्वार्टेन, वो 9th लाइन क्या कही जाती है, इसको वोल्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज वोल्टा। वोल्टा मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से कि बात बिल्कुल तेजी से मुड़ जाती है, चेंज हो जाती है। अभी तक हम जो देख रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अब देखिए यहां सब कह रहा है कि जो समर डे है या वो सब क्या क्या होता है, यहाँ सन क्या कर देता है, लेकिन आप आगे कभी क्या कर रहे हैं, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। लेकिन तुम्हारा जो इटर्नल समर है, इटर्नल मतलब शाश्वत, जो कि कभी खत्म ना हो, तो तुम्हारा जो शाश्वत समर है, गर्मी है, यहाँ गर्मी प्रतीक है आदमी के सौंदर्य का, आदमी के जवानी का। तो कह रहे कि तुम्हारा जो समर है शैल नॉट फेड, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, कभी मध्यम नहीं पड़ेगा। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फियर दाउ वस्ट। यही नहीं, जो तुम नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फियर, जो फियर तुम पोजेस करते हो, जिसका तुम स्वामी हो, जो सुंदरता, जो अच्छाई तुम्हारे अंदर है, वो कभी लूज नहीं तुम कर पाओगे, तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, तुमसे अलग नहीं हो पाएगा। नॉर शैल डेथ ब्रैग डाउ वांडर्स इन हिज शेड। यही नहीं, डेथ भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे ज्यादा आदमी को चिंता किस चीज से रहता है कि लाख कुछ कर लो, लाख सब कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन डेथ आएगी और शव लेकर के चली जाएगी, सब तुम्हारा यहीं छूटा रह जाएगा, तुमको अकेले जाना होगा। मतलब डेथ क्या कर देती है, आदमी का सब कुछ छीन लेती है। तो कह रहा है कि नॉर शैल डेथ ब्रेक दाउ वांडर्स हिज सेड, डेथ भी तुमको कुछ नहीं कर पाएगी। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, तुम क्या हो जाओगे, इटर्नल हो जाओगे। ये जो लाइन्स हैं, ये जो मैं कवि कहना चाह रहा है कि जो मैं कविता लिखा हूं, इन कविताओं के माध्यम से तुम अमर हो जाओगे, इमोर्टल हो जाओगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, ये लास्ट जो लाइन है, कपलेट है, कह रहे कि सो लॉन्ग एज, तब तक जब तक कि मनुष्य सांस लेंगे, आंखें देखेंगी, so long lives this and this gives life to thee। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक लोग रहेंगे, जब तक मेरी कविताएं रहेंगी, तब तक तुम अमर रहोगे, तुमको कोई मार नहीं सकता है। तो देखिए सोनेट नंबर 18, इसमें हम देख रहे हैं कि कवि जो है अपने बिलवेड को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, समर डे से कंपेयर कर रहा है, लेकिन कंपेयर करते हुए बता रहा है कि यू आर बेटर देन समर्स डे। इसके बाद वो अपने बिलवेड को इमोर्टल करने की भी बात कह रहा है कि तुम इमोर्टल हो जाओगे, क्योंकि मैं जो लिखा हूं, ये जो कविता, देखिए वो 16th सेंचुरी जो शेक्सपियर का समय है, उस समय लोगों को, माने लोग ऐसा मानते थे कि बाय राइटिंग पोएट्री अ मैन कैन बी इमोर्टल, मनुष्य अमर हो जाएगा। ठीक उसी तरह की बात यहां भी हो रही है। अब कुछ जो क्रिटिक है, कुछ क्रिटिक का मानना है कि विलियम शेक्सपियर अपने बिलवेड को इमोर्टल न करके बल्कि खुद इमोर्टल हो रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं कि खुद इमोर्टल माने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन यहाँ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ कहीं भी बहुत डिटेल अपने बिलवेड का जो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह है उस तरह का बहुत क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन नहीं दिए हैं। तो बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसा कि हम लोग जाने कि यह सोनेट है और शेक्सपियरियन सोनेट में राइम स्कीम क्या होता है, कौन सा मीटर होता है। अब इसमें हम अगर लिटरेरी डिवाइस की चर्चा करें तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बिलवेड है वो कंपेयर किया गया है किससे? समर्ज्ड से। तो मेटाफर है यहाँ, यही नहीं, यहाँ सूरज की बात हो रही है, द आई ऑफ हेवन साइंस। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब कोई नॉन लिविंग थिंग को, वही नहीं, यहां आप देख सकते हैं नॉर लूज पोजेशन, यहां ओ साउंड, यहां ओ साउंड, यहां ओ साउंड। तो जब रिपीटेडली वॉयल साउंड होते हैं तो वहां क्या होता है? वहां एसोनेंस होता है। और यहां हम देख रहे हैं कि समर सेल स ये जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ ये एलिट्रेशन हो गया। इसके अलावा इसमें हाइपरबोल भी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कवि कह रहा है कि समर डे जो है उसका जो ब्यूटी है वो सब खत्म हो सकता है, लेकिन इसका जो बिलवेड है, जो इसका प्रिय है, उसका ब्यूटी कभी खत्म नहीं होने वाला है। जबकि हम सब जानते हैं कि डेथ जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। डेथ लेज इट्स आइसी हैंड इवन ऑन किंग्स। तो किसी को तो डेथ छोड़ता नहीं है, छोड़ती नहीं है। तो फिर यहाँ हम क्या कहेंगे कि हाइपरबोल है। तो इस प्रकार से हम आज ये सोनेट नंबर 18 को देखे, डिस्कस किए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।